मेरी 5 बरस की छोटी लड़की मिनी क्षण भर भी बात किए बिना नहीं रह सकती। जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया होगा। उसके बाद जब तक वह जगी रहती है, अपना 1 मिनट का समय भी मौन में नष्ट नहीं करती। उसकी मां अक्सर डांट कर उसका मुंह बंद कर देती है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी का चुप रहना मुझे इतना अस्वाभाविक लगता है कि मैं ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता, और यही कारण है कि मेरे साथ वह कुछ ज्यादा उत्साह से बातचीत किया करती है। सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद को लिखना शुरू किया था कि मिनी आ गई और बोलने लगी, बाबूजी, रामदयाल दरबार है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ जानता ही नहीं ना बाबूजी? प्रश्नवाचक दृष्टि से उसने पूछा। दुनिया की भाषाओं की भिन्नता के बारे में मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। देखो बाबूजी, भोला कहता था, आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ की बकवास बहुत करता है ना, खाली बकबक किया करता है, रात दिन बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय जानने के लिए जरा भी इंतजार न करके वह चट से बड़े नरम स्वर में एक जटिल सवाल पूछ बैठी। अच्छा बाबूजी, मां तुम्हारी कौन लगती है? मैंने मन ही मन कहा, साली, और फिर मुंह से बोला, मिनी, तू जाकर भोला के साथ खेल, मुझे अभी कुछ काम करना है। तब उसने मेरी टेबल के बगल में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला हिलाकर जल्दी जल्दी मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटकन खेलना शुरू कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के 17वें परिच्छेद में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात में कामगार के ऊंचे झरोके से नीचे बहती हुई नदी में कूद रहा था। मेरा घर सड़क के किनारे पर है। सहसा मिनी अटकन बटकन खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़कर आई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मेले कुचले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में 2-4 अंगूर की पिटारियां लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर बेटी के मन में कैसा भावोदय हुआ, यह बताना कठिन है। उसने जोर से उसे पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे में लटकाए एक आफत सिर पर आ खड़ी होगी और मेरा 17वां परिच्छेद आज भी पूरा होने से वंचित रह जाएगा। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली वाले ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और वह मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही मिनी जानबूझकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहां गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उसके जैसी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल आएगी। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा, यद्यपि प्रताप सिंह और कंचनमाला की हालत अत्यंत संकटपूर्ण है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा। कुछ सामान खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा इत्यादि विषयों में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते वक्त उसने अपनी खिचड़ी भाषा में मुझसे पूछा, बाबू साहब, आपकी बिटिया कहाँ गई?
मिनी के मन से बेकार का डर दूर करने के इरादे से मैंने उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली के मुंह और झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर मिनी को देना चाहा, परंतु उसने कुछ भी नहीं लिया, बल्कि वह दूने संदेह के साथ मेरे घुटनों से चिपक गई। पहला परिचय कुछ इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। अचानक देखता हूं कि मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से खूब बातें कर रही है। काबुली उसके पैरों के आसपास बैठा मुस्कुराता हुआ ध्यान से सब सुन रहा और बीच बीच में प्रसंग अनुसार अपनी मतामत भी खिचड़ी भाषा में व्यक्त करता जा रहा है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में बाबूजी के अलावा ऐसा धीरज वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका एक छोटा सा आंचल बादाम और किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, अरे इसे यह सब क्यों दिए, यह मत देना। यह कहकर जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल दी। घर लौटकर मैंने देखा कि मेरी उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की मां एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए मिनी से पूछ रही है, तूने यह अठन्नी पाई कहां से, बता। मिनी ने रोने की तैयारी करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप दी है। मैंने आकर मिनी की उस आसन्न विपत्ति से रक्षा की और उसे बाहर ले गया। पता चला कि उस काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी ही मुलाकात हो, ऐसी बात नहीं है। इस बीच वह हर रोज आता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने काफी अधिकार जमा लिया है। देखा कि इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मौजूद है। जैसे रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसती हुई पूछती, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है। रहमत एक अनावश्यक चंद्रबिंदु जोड़कर हंसता हुआ उत्तर देता, हाथी। उसके परिहास का मर्म अत्यंत सूक्ष्म हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इससे इन दोनों को जरा विशेष कौतुक होता लगता और शरद ऋतु के प्रभाव में एक सयाने और एक बच्चे की सरल हंसी देखकर मुझे भी काफी अच्छा लगता। उनमें और भी एक आध बातें सामान्य तौर पर होती थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना। वो कहती, अच्छा। हमारे यहाँ की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित होती है, किंतु हम लोग जरा कुछ नए जमाने के होने के कारण छोटी सी बच्ची को ससुराल के संबंध में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके। इसलिए रहमत का अनुरोध वह साफ साफ नहीं समझ पाती, फिर भी किसी बात का जवाब दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे। रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। यह सुनकर मिनी किसी ससुर नामक परिचित जीव की दुर्वस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते शुभ्र शरद ऋतु आ पहुंची। प्राचीन काल में इसी समय राजा महाराजा दिग्विजय के लिए निकलते थे और मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं गया ही नहीं। शायद इसलिए कि मेरा मन पृथ्वी भर में घूमा करता है, यानी मैं अपने घर के कोने में चिर प्रवासी हूं। बाहर की दुनिया के लिए मेरा मन सर्वदा चंचल रहता है। किसी विदेश का नाम सुनते ही मेरा चित्त वहीं के लिए दौड़ने लगता है। इस तरह विदेशी आदमी को देखते ही तुरंत मेरा मन नदी पर्वत वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण
स्वाधीन जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती है। दूसरी तरफ मैं एक ऐसा स्थावर प्रकृति हूं कि अपना कोना छोड़कर घर से बाहर निकलने के नाम से मेरा शरीर कांपने लगता है। यही वजह है कि सवेरे के वक्त अपने छोटे से कमरे में टेबल के सामने बैठकर उस काबुली से बातें करके मैं बहुत कुछ भ्रमण का आनंद ले लिया करता हूं। मेरे सामने काबुली का पूरा चित्र खिंच जाता है। दोनों तरफ ऊबड़ खाबड़ जले हुए लाल रंग के ऊंचे दुर्गम पहाड़ हैं और रेगिस्तानी सकरा रास्ता। उस पर लदे हुए ऊंटों की कतार जा रही है। साफा बांधे हुए सौदागर और मुसाफिर हैं। कोई ऊंट पर सवार है तो कोई पैदल ही जा रहा है। किसी के हाथ में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी बंदूक लिए हुए है। मेघ गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी खिचड़ी भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी की मां का स्वभाव बड़ा शंकालु है। रास्ते में कोई शोरगुल हुआ कि नहीं, उसने मान लिया कि दुनिया भर के सारे मतवाले शराबी हमारे ही मकान की तरफ दौड़े आ रहे हैं। उसकी समझ से ये दुनिया इस छोर से लेकर उस छोर तक चोर, डकैत, मतवाले, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, सुआ, तिलचट्टे और गोरों से भरी पड़ी हुई है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए इस दुनिया में रहते हुए, फिर भी उसके मन का यह संशय अभी तक दूर नहीं हुआ था। खासकर रहमत काबुली की तरफ से वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए मुझे बार बार कहती थी। जब मैं उसका संदेह हंसी में उड़ा देना चाहता तो मुझसे एक साथ कई सवाल कर बैठती। क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बेचे जाते? एक लंबे मोटे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा कर ले जाना बिल्कुल असंभव नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मुझे मानना पड़ता कि यह बात बिल्कुल असंभव हो ऐसा तो नहीं, परंतु विश्वास योग्य भी नहीं है। विश्वास करने की शक्ति सब में समान नहीं होती, इसलिए मेरी पत्नी के मन में डर डर ही रह गया। लेकिन सिर्फ इसलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने मकान में आने से मैं मना कर नहीं सका। हर वर्ष माघ के महीने में रहमत अपने देश चला जाता है। इस समय वह अपने ग्राहकों से रुपए वसूल करने के काम में बड़ा उद्विग्न रहता है। उसे घर घर घूमना पड़ता है, मगर फिर भी वह मिनी से एक बार मिल ही जाता है। देखने में तो ठीक ऐसा ही लगता है कि दोनों में कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वह सवेरे नहीं आता उस दिन शाम को हाजिर हो जाता। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पजामा पहने झोला झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में सहसा एक आशंका सी पैदा हो जाती है। परंतु जब मैं देखता हूं कि मिनी काबुली वाला पुकारती हंसती दौड़ती आती है और दो अलग अलग उम्र के असम मित्रों में वही पुराना सरल परिहास चलने लगता है, तब मेरा संपूर्ण हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। एक दिन सवेरे में अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ पढ़ रहा था। जाड़ा विदा होने से पहले 2-3 दिनों से खूब जोरों से पढ़ रहा था। जहां देखो वहां जाड़े की ही चर्चा। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप टेबल के नीचे पैरों पर आ पड़ी तो उसकी गर्मी मुझे आनंद विभोर कर गई। करीब 8 बजे होंगे। सिर में गुलूबंद लपेटे प्रातः भ्रमण करने वाले अपना भ्रमण समाप्त करके लोग अपने अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ठीक इसी समय सड़क पर एक जोरदार शोर सुनाई दिया। देखता हूं कि रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए चले जा रहे हैं।
और उसके पीछे बहुत सी कौतूहली लड़कों का झुंड चला जा रहा है। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे से बाहर आकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से रामपुरी चादरें खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी तरफ बाकी थे जिन्हें वह देने से नट गया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर उसको भोंक दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए तरह तरह की अश्राव्य गालियां सुना रहा था। इतने में काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से प्रफुल्ल हो उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों में अभ्यस्त परिहास न चल सका। मिनी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूं। रहमत ताड़ गया। उसका यह उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी नहीं ला सका और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल भी धीरे धीरे मिनी के मन से उतर गया। हम लोग जब अपने घर में बैठकर हमेशा की आदत के अनुसार नित्य का काम धंधा करते हुए आराम से दिन बिता रहे थे, तब एक स्वाधीन पर्वतरोही पुरुष जेल की दीवारों के अंदर बैठा कैसे साल पर साल बिता रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी आई ही नहीं। और चंचल हृदया मिनी का आचरण तो और भी लज्जाजनक था। यह बात उसके बाप को भी माननी पड़ी थी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर सबसे पहले नबी सईस के साथ मित्रता जोड़ी। फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे सखाओं के बदले एक के बाद एक सखियां जुटने लगी। और अब तो वह अपने बाबूजी के लिखने के कमरे में भी नहीं दिखाई देती। मेरा तो एक तरह से उससे संबंध ही टूट गया है। कितने ही साल बीत गए। सालों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में ही उसकी शादी हो जाएगी। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके अपने सास ससुर के घर चली जाएगी। प्रभात का सूर्य बड़ी सुंदरता से उदित हुआ। वर्षा के बाद शरद ऋतु की यह नई धुली धूप मानो सुहागे में पिघले निर्मल सोने की तरह रंग दे रही है। कलकत्ता की गलियों के भीतर परस्पर सटे हुए पुराने ईंट झरे गंदे मकानों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक तरह से अनुपम लावण्य फैला दिया है। आज हमारे घर सुबह से शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे कलेजे की पसलियों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरव रागिनी मानो मेरी आसन्न विच्छेद व्यथा को शरद ऋतु की धूप के साथ संपूर्ण विश्व जगत में व्याप्त किए दे रही हो। मेरी मिनी का आज ब्याह है। मेरी मिनी का। सवेरे से भागदौड़ शुरू है। हर वक्त लोगों का आना जाना जारी है। आंगन में बांस बांधकर मंडप छाया जा रहा है। हर एक कमरे में और एक बरामदे में झाड़ लटकाए जा रहे हैं और उनकी टन की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे, जल्दी काम करो, इधर आओ की आवाजें चारों ओर से गूंज रही हैं। मैं तब अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका क्योंकि उसके पास न तो झोली थी, न वैसे लंबे लंबे बाल थे, न चेहरे पर पहले जैसा तेज था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत ही है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूं। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट्ट से बज पड़े।
किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के शुभ दिन में यह आदमी यहां से चला जाए तो अच्छा है। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूं। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर करके बोला, बच्ची को जरा नहीं देख सकता क्या? शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाला, ओ काबुली वाला चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुकजन्य हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज के, दोनों में थोड़ी सी किशमिश और बादाम, शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग मूंग कर लेता आया था। उसकी पहले की वह झोली उसके पास नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया। खामोशी के साथ उसने एक बार मेरे मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा और फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे के बाहर निकल पड़ा। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा कि वह खुद ही आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसे रहने दीजिए। जरा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है, मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा साथ में ले आया करता हूं। मैं तो यहां सौदा बेचने नहीं आता। कहते कहते उसने अपने ढीले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मेला कुचला कागज का टुकड़ा निकाला। बड़े जतन से उसकी तह को खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर टेबल पर रख दिया। देखा कि कागज पर एक नन्हे से बच्चे के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं है, तेल चित्र नहीं, सिर्फ हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने आता है, और तब यह कालिख चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल में सुधा उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी भी आंखें भर आई, और फिर इस बात को मैं बिल्कुल भूल ही गया कि वह एक काबुली मेवा वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस हूं। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं हूं। वह भी एक बाप है, मैं भी एक बाप हूं। उसकी पर्वतवासिनी छोटी सी पार्वती के हाथ की निशानी ने मुझे मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर भीतर बहुत आपत्ति की गई, किंतु मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ब्याह की पूरी पोशाक, जेवर गहने पहने बेचारी वधू वेशिनी मिनी मारे शर्म के सिकड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सक पका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बना। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली, सास के घर जा रही क्या? मिनी अब सास के मायने समझने लगी है, लिहाजा उससे पहले ही की तरह जवाब देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो गया। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की बात याद आ गई जब काबुली के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक व्यथा सी जाग उठी। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस भरकर वह जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ उसे भी अब फिर से नई जान पहचान करवानी होगी। शायद उसे अब वह ठीक से पहले की वैसी न लग पाएगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। सवेरे के वक्त शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मुर्ग पर्वत का दृश्य देखने लगा।
मैंने 100 का नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुखी रह पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह में से 2-1 अंग छांट कर निकाल कर देने पड़े थे। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजे भी नहीं आए। घर में औरतें खूब नाराज हुई। सब कुछ हुआ। मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे थे रचनाकार को, और रचनाकार में आज हमने श्रद्धेय गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर की यह कहानी काबुली वाला आपको सुनाई। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कविताएं, कहानियाँ निसंदेह मन को लुभाने वाली रहती है। इनकी कहानी से हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है, संवाद की गहराई पता चलती है, और जो साहित्य सीखने और लिखने वाले लोग हैं उनको कहीं न कहीं एक सहायता मिलती है। तो दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर साहब की लिखी कहानी काबुली वाला आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।